हम बात करेंगे इनकी गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। इनका इस साल गेट 2019 के अंदर 103 रैंक है और ये क्रिएट्रिक्स क्लासरूम के रैंक इंप्रूवमेंट बैच का हिस्सा रहे हैं। तो आइए तरुण से हम पूछते हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की और क्रिएट्रिक्स रैंक इंप्रूवमेंट बैच के बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो तरुण, आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर एक्चुअली मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा। और मैंने सर ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से किया 2017 पास आउट हूँ मैं। ठीक है, तो 2017 में आपने दिल्ली से अपना एजुकेशन पूरा किया। यस सर। तो जब आपने जामिया मिलिया में एजुकेशन किया तो आपका पॉइंटर कितना रहा? सर मेरा फाइनल पॉइंटर था 7.86। 7.86 यस था। सर। तो जब इंजीनियरिंग स्टार्ट किया तो इंजीनियरिंग में बेसिकली एम क्या लेके चले थे कि इंजीनियरिंग में ही क्यों? सर बेसिकली इंजीनियरिंग का सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से में इंटरेस्ट था, 12th से ही इलेक्ट्रिकल सही लगते थे, क्योंकि पीएससी जब IIT जेईई और इनसे प्रिपरेशन के टाइम पे इलेक्ट्रिकल फेवरेट सब्जेक्ट था, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस सर। बेसिकली सर जॉब्स के लिए भी काफ़ी सही है अभी बीटेक, तो इस वजह से, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी रिक्रूट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह तो से। जब बीटेक में एंटर कर रहे थे तब ये चीज़ें मालूम थी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आगे क्या स्कोप है? नहीं सर, तब तो नहीं पता था कुछ। तब नहीं मालूम नहीं था। सर। तो जब इलेक्ट्रिकल में अंदर चले गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, तो फिर उस समय क्या मन बनाया प्लेसमेंट को लेके? सर प्लेसमेंट्स एक्चुअली मेरे कॉलेज में सर CS और CSIT से रिलेटेड कंपनीज आती थी, और कोर में सर इतना अच्छा कोई पैकेज था नहीं सर, 3 लाख 5 लाख ऐसे कुछ था। और सर मेरी एक्चुअली एक बैक भी थी पहले, तो उस वजह से मैं काफ़ी उसमें एलिजिबल भी नहीं होता काफ़ी कंपनीज़ में। तो बैक आपके कौन से सब्जेक्ट में थी? सर वो तो उसमें था सर, जो जो इलेक्टिव्स होते हैं ना फर्स्ट ईयर में, उसमें थी सर। फर्स्ट ईयर में जो नॉन टेक्निकल यस सब्जेक्ट सर, होते जो हैं उसके अंदर यस बैक सर। था। तो जब फर्स्ट ईयर के अंदर बैक आया तो कहीं ऐसा फील हुआ कि इंजीनियरिंग डिसीजन गलत तो नहीं था? कुछ यस ऐसा सर, थोड़ा डिमोरलाइजिंग था वो कि बैक आ गई है तो क्या किया जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हो गया ओवरकम। ठीक है, तो जनरली आपका मतलब परफॉर्मेंस कॉलेज के अंदर कैसा रहा इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स के अंदर, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा? सर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब एवरेज ही था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं, एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज परफॉर्मेंस होते हुए फिर गेट की तरफ मोटिवेशन कैसे? सर काफ़ी हमारे सीनियर्स हैं, वो सब भी गेट के थे, मतलब गेट प्रिपरेशन कर रहे थे, और काफ़ी एक मेरे सीनियर थे, उनकी भी काफ़ी लोअर एवरेज परफॉर्मेंस थी, लेकिन उनकी भी AIR काफ़ी अच्छी थी, तो ये मोटिवेशन था कि जब वो कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। तो जनरली ये कब डिसाइड किया किस ईयर में या किस स्टेज पे आके कि अब आपको कौन सा रूट लेना है, कौन सा एग्ज़ाम तैयार करना है? सर जैसे 4th ईयर में सर डिसाइड कर लिया था कि मेरा PSUs का एम नहीं था पहले, मैं सोचा था कि अगर गेट एक बार देख लेते हैं कैसा रहता है, तो मैंने गेट 17 बस ऐसे ही दिया था कि देखते हैं क्या होता है गेट में। एक बार एग्ज़ाम देने यस सर। तो फिर उस टाइम सर AIR 1314 थी मेरी गेट 17 में, और सर प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उस साल मतलब रैंक वर्सेस मार्क्स का जो रेशियो था, गेट 17 काफ़ी टफ था कंपैरेटिवली, तो इसलिए रैंक काफ़ी बेकार नहीं थी, एवरेज रैंक आ गई थी उस टाइम। तो जब तैयारी नहीं किया तो मतलब ऐसे ही डायरेक्टली गेट देने चले गए थे या तैयारी कुछ किया था नहीं सर, उससे थोड़ी पहले? तैयारी थी, लेकिन काफ़ी कम थी, मतलब बिल्कुल रिगरस प्रिपरेशन नहीं थी मेरी उस टाइम। तो तैयारी करने का डिसाइड कब किया, कौन से सेमेस्टर से, कि अब मुझे गेट की तैयारी स्टार्ट करनी है? सर लास्ट ईयर में 7th सेमेस्टर के 7th बाद। सेमेस्टर यस से, सर। यानी जो 6 की इंटर्नशिप होती है उसके बाद में उसके आपने बाद डिसाइड किया कि मुझे गेट चूज यस करना सर। है। यस सर। तो कभी अदर एग्जाम्स के बारे में सोचा, कैट होता है, GRE होता है, ये सब चीज़ें भी होती नहीं हैं? सर, एक्चुअली मेरा फाइनेंशियल इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कैट और MBA काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, MBA में भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ज़्यादा, और GRE भी सर अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो सर सबसे बेस्ट ऑप्शन सर गेट ही था कि। तो मतलब ऐसा कुछ था कि परिवार की साइड से कि PSU लेना है या जॉब लेना है, या आगे पढ़ाई के लिए भी वो लोग सपोर्टिव थे? नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं था PSU का कि वो पढ़ाई के लिए भी सपोर्टिव ही थे, मतलब गेट सर, क्योंकि वो और कोई ऑप्शन थे नहीं मतलब रेलेवेंट, बाकी सब बहुत एक्सपेंसिव कोर्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि M.Tech भी अगर हो तब भी कर लूँगा मैं गेट से। M.Tech मतलब उतना खर्चा नहीं होता एज कम्पेयर टू MBA, तो M.Tech भी सूटेबल है। यस सर। तो फिर ये PSU का एम कब आकर के बना कि यार गेट से PSU मिलती है तो PSU ट्राई कर सकते हैं? सर फिर मैंने गेट 18 की प्रिपरेशन करी थी एक दूसरे कोचिंग से, तो फिर अगले गेट 18 में सर मैं एक्चुअली पेपर पर प्रिपरेशन थी मेरी, इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन थी, तो प्रिपरेशन पेपर के टाइम से पैनिक कर गया था मैं, तो इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन जो आते थे वो भी नहीं कर पाया था मैं पेपर में अटेंड, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। तो गेट 18 की तैयारी आपने कौन से मंथ से स्टार्ट किया? 17 का रिजल्ट मार्च में आ गया होगा। यस सर। उसके बाद फिर एक सेमेस्टर एग्ज़ाम थे हमारे, मतलब एक सेमेस्टर रह जाता है। सेमेस्टर तो मई में खत्म हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद से सर last sem चल फिर रहा सर होगा। मतलब कि जुलाई अगस्त से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। जुलाई अगस्त से दोबारा 18 तैयारी शुरू की। यस सर। तो घर वालों ने मतलब किस तरह से सपोर्ट किया कि जाओ तैयारी करो, एक्सपेंस हम लोग पे करेंगे, या फिर ये था कि यार देख लो कुछ, मतलब सब वही था कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं सब थी, वही देख लो था कि कुछ भी करो, एक साल ले लो मतलब, लेकिन कहीं Yes, sir. सेटल हो जाओ? यस सर। ठीक है, तो फैमिली की तरफ से कभी ऐसा नहीं था कि यार 4-5 साल भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
एक साल लो, देखो जैसा करना यस है सर, वैसा अपना डिसाइड यस सर। करो। तो जब कोचिंग की से तैयारी शुरू करी तो आपने क्या चीज़ें पहले चेंज की? सर एक तो सर 17 में तो कुछ पता ही नहीं था कैसे प्रिपरेशन है क्या है कुछ, तो वही कोर्स भी 18 में पता चला कि पूरा कैसे प्रिपरेशन करना है। और सर मॉक्स वगैरह भी 18 में ही दिए थे मैंने, 17 में ऐसा कुछ खास 17 के लिए मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए नहीं सर। तो फिर उसी में प्रिपरेशन की थी, बेसिक काफ़ी प्रिपरेशन उसमें भी। सर प्रिपरेशन मतलब मॉक्स में भी मार्क्स ठीक आ रहे थे मेरे एवरेज, लेकिन सर वही पेपर पूरा पैटर्न चेंज हो गया 17 18 में। अब एक तो पेपर इजी था और पेपर के टाइम पता नहीं चला कि पेपर इजी है। अच्छा। पेपर काफ़ी टफ लग रहा था लेकिन था नहीं। तो सर वही जज नहीं कर पाया पेपर को मैं कि किस टाइप का है। और मेरे मार्क्स सर 10 मार्क्स बढ़ गए थे, 52 थे मेरे 17 में, 62.33 थे 18 में। 18 में लेकिन सर रैंक ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया, रैंक 914। 900 के आसपास रह गई। यस सर। तो जब रैंक 900 आई तो मतलब उस समय फैमिली का रिएक्शन कैसा था? उन्होंने तो आपको एक साल दिया था तैयारी के लिए। यस सर, मतलब मैं खुद ही काफ़ी वो हो गया था कि मतलब अब क्या होगा, समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो फिर कुछ टाइम तो कुछ बिल्कुल सोच नहीं पाया था मैं क्या। फिर सर मैंने ईएससी तो नहीं दिया था मैंने 18 में। ईएससी का सर मेरा कभी था भी नहीं कि ईएससी करना है ऐसा कुछ। तो फिर मैंने फिर उसमें बीआरसी का रिटर्न होता है सर, वो क्वालिफाई हो गया था। तो फिर थोड़ा मोटिवेट हुआ कि हाँ क्या पता। जॉब तो मिल ही सकती है। यस सर। और वो दिन ख़राब था कि इसलिए नहीं हो पाया, क्या मतलब पता तो है चीज़ें। तो वो थोड़ा मोटिवेशन थी सर बीआरसी कि का। नॉलेज है, जस्ट एक डे खराब हो गया लेकिन मैं अदर एग्जाम्स में उसे अप्लाई कर सकता हूँ। यस सर। तो बीआरसी का रिटर्न निकल गया। तो रिटर्न कौन से महीने में हुआ था बीआरसी का? सर अप्रैल में हुआ था। अप्रैल में हुआ Yes, था। sir. फिर इसका इंटरव्यू डेट कब का था? सर इंटरव्यू इसका सर मई 15 सर। मई 15 के Yes, आसपास था। तो इंटरव्यू कैसा रहा फिर? सर इंटरव्यू सर मेरा तो मेरे को खुद से काफ़ी सही लगा। मेरा 1 आवर 15 मिनट्स तक चला था इंटरव्यू। ओके। लेकिन सर हुआ नहीं उसमें मतलब। उसमें क्लियर नहीं हुआ। यस सर। तो फिर जैसे इसका रिजल्ट कब आ गया आपका बीआरसी का? सर इसका आ गया था जून में। जून में रिजल्ट आया। Yes, तो जब जून में रिजल्ट आया फिर इसमें भी नहीं हुआ, तब कैसा रिएक्शन था? सर फिर मैंने सर उसके बाद मैंने वो कोप से काफ़ी भर के था एमटेक के लिए कि मैं सोचा था कहीं एमटेक कर लूँगा, साल वेस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं आपसे पूछना आया था कि सर क्या करूँ। तो फिर आपने सजेस्ट किया था कि एक बार अगर एमटेक ढंग की ब्रांच मिलती है तभी ज्वाइन करने का फ़ायदा है, नहीं तो फिर उसमें भी सर कि बंदे एमटेक करके दोबारा प्रिपरेशन करते हैं। दोबारा भी गेट ही देते हैं ज़्यादातर लोग। तो फिर सर मैंने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया था। तो फिर उसमें मुझे सर ब्रांच मिल नहीं रही थी, मुझे एनर्जी स्टडीज़ मिल रही थी। और मुझे किसी भी कोर ब्रांच से कॉल नहीं आई थी उस टाइम, जैसे पावर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से कॉल नहीं आया था किसी से। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है कि इवेंचुअली तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ सर गेट की। तो फिर मैंने घर वालों से बात की कि एक चांस और देख लेते हैं। तो फिर इसलिए फिर मैंने 19 के लिए सोचा कि फिर मतलब फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया? फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि एक साल और ट्राई करता हूँ? सर फैमिली वाले मतलब थोड़ा तो हेजिस्टेंट थे ही कि क्या होगा, सर टेंशन तो थी। लेकिन फिर सर और कोई सर इसमें भी एनर्जी स्टडीज़ में कोई फ़ायदा था नहीं। मैंने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है एनर्जी स्टडीज़ में। तो फिर पापा ने बोला ठीक है कर लो। तो उस समय पे कोई नई आईआईटी या कोई और कॉलेज में ट्राई किया नहीं था कि? नहीं सर मेरे को ये था कि मतलब मुझे मतलब उस टाइम तक मेरा हो गया था कि मुझे पीएसयूज़ वगैरह का ही करना है। तो फिर मेरा ये था कि मैं कुछ भी अगर एमटेक करूँगा तो आईआईटी दिल्ली या दिल्ली में ही करूँगा, क्योंकि मेरा सर घर भी दिल्ली में ही है, गुड़गांव। तो फिर इसलिए मैं घर से दूर नहीं जाना चाहता था। थोड़ा तैयारी कन्वीनियंट रहेगा। यस सर। तो फिर जब एमटेक का रिजल्ट कब आया कि आपको एनर्जी ब्रांच मिल रही है, ये चीज़ कब मालूम सर चली? ये तो वो जुलाई तक हो गया था। जून में क्लियर हो गया था, जुलाई बिगनिंग में। यस सर। तो फिर ये कब डिसाइड किया कि आपको क्रिएट्रिक्स ज्वाइन करना है इस बार? सर फिर मैंने सर जैसे मैं पहले एक ज्वाइन कर ली थी कोचिंग, तो फिर उस कोचिंग में जाने का दोबारा फ़ायदा था नहीं, क्योंकि उसके मेरे पास सारा मटेरियल था ही जो क्लास में। तो फिर सर मैंने क्रिएट्रिक्स ही चूज़ किया कि क्रिएट्रिक्स काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। और सर पिछले साल ही सर एक सुधीर धोकिया सर की भी रैंक काफ़ी अच्छी आई थी। तो मैंने कहा कि इसको चांस एक दिन ट्राई कर लेते हैं। तो क्रिएट्रिक्स में आरआईबी चूज़ करने के पीछे रीज़न कि आरआईबी में ही मुझे पढ़ाई करनी है? सर आरआईबी की एक्चुअली एक वो कट ऑफ थी कि इतने मार्क्स से ऊपर आरआईबी को कोई 45 मार्क्स से ऊपर कट कोई ऑफ। फ्रेशर बंदा नहीं था। तो मैंने सोचा कि इसमें इस बैच में काफ़ी कंपटीशन मिलेगा काफ़ी सही, क्योंकि सभी पुराने कैंडिडेट्स ही हैं और न्यू नहीं है कोई। सब मतलब एक्सपीरियंस हैं और थोड़ा सा नॉलेज बेस उनका अच्छा है। यस सर। तो कंपटीशन क्लास में रहेगा, तो इस वजह से मैंने आरआईबी चूज़ किया था। तो जैसा आपने बताया कि फिर आपने जुलाई मिड से मेरे ख्याल से आरआईबी की हमारी क्लासेस हाँ स्टार्ट जी हुई थी। तो जुलाई मिड से जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई तो जनरली क्लास आपकी कितने डेज लगती थी हफ्ते में? सर क्लास तो 6 डेज अ वीक थी। 6 डेज अ वीक। Yes, sir. कितने आवर्स रहते थे टिपिकली? सर 3 आवर्स 3.5 आवर्स 4 ऐसे। तो जैसे जनरली जो रेगुलर बैचेस होते हैं वो तो 6 घंटा चलते हैं। हाँ जी, और sir. आरआईबी में अपना 3 साढ़े 3 घंटे चल रहा है। Yes, sir. तो सिलेबस कैसे कवर हो पाता है इतने टाइम में? सर एक्चुअली मेरा जो थियोरी वाला पार्ट था वो सर मैंने एक्चुअली 18 में प्रिपरेशन मेरी थियोरेटिकल बेस थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा नहीं कर पाया था मैं। मतलब मैं नोट्स रिवाइज करता था, तो मेरा थ्योरी वाला पोर्शन सर पहले हो गया था कंप्लीट। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आरआईबी में कम टाइम दे करके भी
और रेगुलर बैच में ज़्यादा टाइम देके, तो कोर्स हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं? सर आरआईबी में एक्चुअली सर थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता है, एक सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड बैच है आरआईबी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सर गेट के लिए मेन वही इंपॉर्टेंट वही है। आप थ्योरी से आपकी रैंक नहीं आएगी, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगी। तो आरआईबी में सर क्वेश्चंस रहते थे, इसलिए कम टाइम में होता था सिलेबस। मतलब जनरली जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे लिए बेटर क्या रहेगा, रेगुलर बैच या आरआईबी, यस सर। तो इस चीज़ को मैं कैसे डिसाइड करूँ? क्या फैक्टर्स रहेंगे डिसाइड? सर अगर तो आप फ्रेशर हो, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज हो और थ्योरी वाला पार्ट आपका क्लियर नहीं है, तो सर आरआईबी आपके लिए नहीं है फिर। और अगर आप मतलब 1 ईयर या 2 ईयर ट्राई कर चुके हो और आपको थियोरेटिकल पेस है, तो फिर सर आरआईबी बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, तो लेकिन आरआईबी मतलब सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि 3-3.5 घंटे पढ़ करके भी कोर्स कवर हो जाए? हाँ जी सर, काफ़ी सफिशिएंट टाइम। उसके बाद सर सेल्फ स्टडी का टाइम भी काफ़ी मिल जाता है उस बैच से। तो जनरली आरआईबी का पैटर्न क्या रहता है? 3-3.5 घंटे की जैसे क्लास लग रही है तो उसमें क्या करवाया जाता सर है? फर्स्ट सर हाफ एन आवर जब क्लास से पहले सर वही डाउट सेशन होता है। मतलब क्लास से पहले आधा घंटा डाउट्स लिए जाते डाउट्स लिए जाते हैं, उसमें सर जो भी आपके डाउट्स हैं, थ्योरेटिकल डाउट्स, कंसेप्चुअल डाउट्स, वो सब क्लियर होते हैं। उसके बाद सर क्लास में सर पूरे क्वेश्चंस चलते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं क्लास में। उसके बाद सर क्लास के बाद भी अगर 1 आवर तक अगर डाउट्स आपके जो आपने कंसेप्ट का मटेरियल जो किया है कैप्सूल वाला, तो फिर वो सब आपका हो सकता है कवर। तो जनरली जैसे क्लास में क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है? सर हमें वो कॉन्सेप्ट मटेरियल मिला था पूरा, ठीक और है। के कॉन्सेप्ट टेस्ट। मटेरियल में थ्योरी बुक्स भी मिले थे? हाँ जी सर। थ्योरी और क्वेश्चन बैंक यस यस सर। ठीक है। और के टेस्ट मिला था हमें पूरा। के टेस्ट मिला था? हाँ जी। और सर बाकी क्रैश मटेरियल भी प्रोवाइड हुआ था बाद में, क्रैश की बुक्स हुई थी। यस सर वो सब। तो जनरली जैसे क्लास में जो क्वेश्चन कराते हैं क्या वो स्टडी मटेरियल से कराए जाते हैं या फिर वो डिफरेंट? नहीं सर, वो तो सर काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। अच्छा, वो different हाँ, sources कॉन्सेप्ट से का तो नहीं थे सर कोई भी। कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस के लिए यस दिया सर जाता यस सर है। यस सर। तो जनरली जैसे थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं तो फिर थ्योरी कैसे पढ़ के आए, क्या करना पड़ता है? सर जैसे जो भी आपके जैसे जहाँ भी पहले आपने क्लासेस करी हैं उसके नोट्स रिवाइज कर लो, वो सर सफिशिएंट रहता है मतलब। अच्छा, अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है हाँ जी। और जिन लोगों ने मान लो कि गेट में परफॉर्मेंस अच्छा है बट सेल्फ स्टडी से है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? सर जिसका भी सर थ्योरी वाला पार्ट क्लियर है उसके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा नहीं तो वो लोग पढ़ के कहाँ से आएंगे जब उन्हें क्लास के लिए आना है? सर कोई भी रेफरेंस मटेरियल बुक से आप पढ़ लीजिए, वो भी इनफ रहेगा। अच्छा, किसी मटेरियल से पढ़ हाँ जी सकते हाँ जी सर। हैं। वैसे भी जैसे थ्योरी बुक्स प्रोवाइडेड रहती हैं तो वो भी रेफर की जा सकती है। हाँ जी सर हाँ जी। तो जुलाई मिड से जैसे आपका कोर्स स्टार्ट हुआ तो ये खत्म कब हुआ आपका कोर्स? सर ये नवंबर स्टार्टिंग में हो गया था खत्म। नवंबर स्टार्टिंग। और टिपिकली एक सब्जेक्ट आपके कितने डेज में कवर किया जाता था? सर 5-6 डेज में होता था कवर। 5-6 डेज में। और जो बड़े सब्जेक्ट होते थे सर उनमें सर 2 वीक्स भी लग जाते थे। 2 वीक्स के आसपास। जैसे तो बड़ा machines, subject है वो power 2 weeks systems। हो गया, और जो छोटा सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट 1 वीक में सर। तो 1 वीक में जैसे क्वेश्चन कराए जाते थे, टिपिकली कितने क्वेश्चंस आपको क्लास में सॉल्व करवाए जाते थे? सर जैसे कि मुझे याद है सर, जैसे मशीन्स अराउंड में उसमें सर 200 के आसपास क्वेश्चन हो गए थे मशीन हमें। में 200 के आसपास हो गए थे। और पावर सिस्टम में इतने हो गए थे, काफ़ी सर काफ़ी प्रैक्टिस मतलब हो गई। बेसिकली बिटवीन 100-200 क्वेश्चन आपको पर सब्जेक्ट यस सॉल्व कराए जाते यस सर। ठीक है। और अगर जैसे मेरे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो सर आप क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाफ एन आवर वो डाउट्स है वो रहता है कंसेप्ट क्लियर कर। और सर बाद में भी क्लास के बाद भी होता है वो। और सर हर जैसे क्वेश्चन हम न्यू टाइप के स्टार्ट करने वाले तो उससे पहले भी वो कंसेप्ट ब्रीफ में डिस्कस किया जाता है। तो जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस भी करते हैं और प्लस डाउट्स में ही बच्चे पूछ यस सकते सर। और जो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको सर सेपरेटली लिखवा भी देते हैं नोट्स में। ठीक है। तो नोट्स मतलब एक तरह से काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स बनवा दिए जाते हैं। यस सर यस सर। तो जैसे जनरली 3-3.5 घंटा क्लास चलती है, 4 घंटे क्लास चलती है, तो उसके अदर टाइम में आपका शेड्यूल कैसा रहता था? सर मैं फिर जैसे जो सब्जेक्ट क्लास में हुआ है उसके सर जो कॉन्सेप्ट वाला मटेरियल मिलता था वो सॉल्व करता था पहले। और फिर सर प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था इलेक्ट्रिकल की। और बाकी थ्योरी के लिए जो शॉर्ट नोट्स मेरे पहले के थे उन्हीं को रिवाइज कर लेता था। तो अपने प्रीवियस नोट्स को प्लस क्वेश्चन बैंक जो मिला था यस सर। प्लस प्रीवियस ईयर, ये 3 चीज़ें करते थे। यस सर। तो जनरली एक दिन में कितना टाइम सेल्फ स्टडी को डेडिकेट करना पड़ता है? सर मेरा तो सर एक्चुअली क्योंकि पूरा दिन खाली था, मैं ड्रॉप था, तो सर 6 to 7 आवर्स मेरे हो जाते थे। 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी और 3 to 4 आवर्स क्लासेस। यस सर। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट को टिपिकली 10 to 12 आवर्स निकालना पड़ेगा। यस सर। तो जैसे इसमें सब्जेक्ट्स का रूटीन कैसा रहता है आरआईबी के अंदर, किस तरह से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, किस ऑर्डर में, किस शेड्यूल से? सर पहले तो सर जो हमारा तो शायद नेटवर्क स्टार्ट होता पहले, फिर सर नेटवर्क्स, फिर कोर्स के सब्जेक्ट। और सर सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जैसे कि जो बैच पे डिपेंड करता है कि अगर बैच जो सब्जेक्ट का है जो मेजॉरिटी चाहते हैं वही सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली क्लास चूज करते हैं क्लास कि चूज सब्जेक्ट अगला कौन सा करना यस है। सर यस तो सर जनरली जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो बच्चे ज़्यादातर क्या है, कोर को पहले प्रेफर करते हैं कि बड़े सब्जेक्ट निपटा लेते हैं, यस सर फिर हम लोग छोटे सब्जेक्ट पे यस जाते सर हैं। यस सर।
तो नवंबर तक आपका कोर्स कवर हो गया। हाँ जी सर। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? सर उसके बाद सर मेरा जैसे कुछ रिवीजन किया और सर फिर मैंने टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए थे। तो रिवीजन किस वे में किया? सर जो क्रैश का मटेरियल था वो शॉर्ट नोट्स था, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे रिवाइज कर लिया था मैंने। बिल्कुल। और सर जो उसके क्वेश्चन थे वो, और सर जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके लिए मैंने प्रीवियस ईयर ईसी भी यूज़ की। ठीक है, तो रिवीजन के टाइम पे ईसी वाला प्रीवियस ईयर लगा लिया। यस सर। और जो स्टडी मटेरियल पहले लगाया, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल, यस सर। इनके कुछ क्वेश्चंस को दोबारा कभी अटेम्प्ट किया? यस सर, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें स्टार मार्क कर रखा था मैंने। तो वो ये कब क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए? ये सर फिर मैंने जब बाद में, इसके बाद जब पहले ये सब हो गया। तो पहले कोर्स कवर हुआ। यस सर। उसमें हमने एक बार कॉन्सेप्ट मटेरियल लगा लिया और क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर यस सर। इसके बाद फर्स्ट रिवीजन के अंदर मैंने क्रैश को लगाया और और प्रीवियस ईयर ईसी को यस लगाया। सर। तो ये कब तक चला? सर ये मेरा दिसंबर तक हो गया था, दिसंबर में। दिसंबर मिड तक। हाँ जी। और फिर इसके बाद क्या किया दिसंबर मिड के बाद? सर उसके बाद सर फिर टाइम काफ़ी कम रहता है तो सब तो नहीं कर सकते, तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन थे से वही किए थे मैंने। स्टार मार्क क्वेश्चन की। और मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट किए? सर मॉक टेस्ट तो मैंने सर अक्टूबर मिड से स्टार्ट कर दिए थे। अक्टूबर मिड से। यस सर। मतलब बेसिकली जब कोर्स ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाए तो मॉक टेस्ट शुरू कर लिया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मॉक टेस्ट तब से स्टार्ट कर लिया। तब कितना फ्रीक्वेंटली आप मॉक टेस्ट देते थे? सर तब तो सर काफ़ी कम था, मतलब वीक में एक या फिर वीक में एक मॉक 8 डेज में, 8-9 डेज में एक ऐसे ऐसे। 8 to 10 डेज में एक मॉक और टेस्ट। सर जो मेन फोकस सर उन पे था, जो ओपन टेस्ट होते थे उनको काफ़ी सीरियसली देते थे, मतलब कि ओपन टेस्ट को सीरियसली देते थे। यस सर। तो जनरली जैसे टेस्ट सीरीज के अंदर अपने पार्ट टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट भी, तो ये हम लोग को कब लगाना चाहिए? सर पार्ट टेस्ट तो सर जैसे मेरा तो थियोरेटिकल बेस था पहले से, तो मैं सब्जेक्ट के साथ साथ ही दे देता था पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट तो सब्जेक्ट के साथ साथ। और सब्जेक्ट टेस्ट जो होते हैं? सब्जेक्ट टेस्ट पे सर फिर वो अक्टूबर में, जैसे अगर आपने जैसे फुल टेस्ट दिया मैंने एक, उसके बीच में पार्ट टेस्ट दे दिया, फिर फुल टेस्ट दिए थे, ऐसे करता तो था। मतलब जो 8 to 9 डेज का इंटरवल है, इसके बीच में सब्जेक्ट टेस्ट चलेंगे। यस सर। और इंटरवल के एंड पे अपना Full मॉक टेस्ट रहेगा। यस सर। तो रेगुलर मॉक टेस्ट कब से शुरू किए जाते हैं? रेगुलर सर मेरे नवंबर मिड से स्टार्ट कर देते रेगुलर। नवंबर मिड से। एक बार कोर्स फुली कंप्लीट हो गया और एक Yes. रिवीजन लग गया यस तो सर। हम लोग फुल मॉक टेस्ट फुली दे सकते हैं। यस सर। तो उसमें मतलब कितना फ्रीक्वेंसी रखते थे तब? सर उसमें भी सर 3 दिन में ऐसे। 3 दिन में। 3 दिन में एक मॉक टेस्ट। यस सर। और बाकी टाइम में क्या करना पड़ता है? बाकी टाइम में सर रिवीजन कर लिया जो भी रिवीजन नोट्स। में अपना ये चल रहा होगा प्रीवियस ईयर ईसी यस सर। और क्रैश वाला। और सर फिर इसका एक वो पार्ट टेस्ट, वो सब्जेक्ट टेस्ट। तो बेसिकली जो बीच में गैप मिल रहा है उसमें सब्जेक्ट टेस्ट प्लस कुछ क्वेश्चन। यस सर। इस तरह से रिवाइज कर रहे थे। लेकिन जैसे बैच नवंबर में खत्म हो गया तो यार उसके बाद भी अपने पास 3 महीने बच जाते हैं। यस सर। तो 3 महीने मतलब सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करेंगे? सर फिर मतलब टेस्ट वेस्ट देते रहने में, और सर जैसे जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको रिवाइज करने में, और सर क्वेश्चंस का काफ़ी क्वेश्चंस थे मेरे पास, मतलब कि मटेरियल काफ़ी था, तो सर उसमें हो गया था टाइम मैनेज की पूरा। नहीं तो फिर अगर डाउट्स वगैरह आता है फिर मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। सर डाउट्स के लिए फिर मैं जाता था सर, आप जैसे डाउट सेशंस हमारे अलग से होते थे क्लासेस, जैसे जब भी अगर जैसे डिमांड है सबके डाउट्स इकट्ठे, तो एक दिन फिर डाउट सेशन रहता तो था। सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते थे आप सर लोग? सर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था एक, तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जब सब लोग अग्री करते हैं कि डाउट सेशन लगाना तो चाहिए फिर डाउट्स के लिए चले तो जाते थे। बैच खत्म होने के बाद भी डाउट हाँ सेशन जी, कंडक्ट किए हाँ जी जाते सर, थे। हाँ जी, तो हाँ बैच खत्म होने के बाद डाउट सेशन लग यस जाता सर। था। तो जनरली जैसे कि बैच खत्म हो गया, डाउट सेशन, फिर कितना फ्रीक्वेंटली आपको आना पड़ता था? सर जैसे 14 डेज में हो जाता मतलब था। 15 दिन में एक यस सेशन सर हमने ऐसे कर रखा था कि हर ओपन टेस्ट से पहले डाउट सेशन रहेगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओपन टेस्ट से पहले एक बार क्लियर कर लो, फिर ओपन टेस्ट में अपना Yes, sir. 100% दे सकते यस हैं। सर, सबने ऐसे डिसाइड कर रखा था कि ओपन टेस्ट से पहले तो चले जाएंगे एक बार डाउट्स ठीक के लिए। है, तो ओपन टेस्ट में मतलब आपका परफॉर्मेंस कितना रहता था? रैंक किस बीच आती थी? सर पहले तो काफ़ी कम था, मतलब 70s में थे मार्क्स। और रैंक सर 70 80 ऐसी रहती थी। अंडर 100 थी? यस सर, यस सर। और फिर आगे आगे ओपन टेस्ट में रैंक किस चीज़ के अराउंड? सर आगे आगे फिर मतलब अच्छी होती गई काफ़ी, और फिर बीच में कम हो गई थी, लेकिन फिर लास्ट तक इम्प्रूव किया। फिर लास्ट पहले ओपन टेस्ट मेरे 84 मार्क्स थे। अच्छा और रैंक 13 थी मेरी। अच्छा, रैंक 13 थी। तो जैसे दिसंबर में आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहे थे और साथ साथ अपना यस सर। रिवीजन कर रहे थे, Yes, sir. सब्जेक्ट टेस्ट Yes, कर रहे थे, तो जनवरी के मंथ को आपने कैसे टैकल किया? सर जनवरी में सर वही जो मेरा क्रैश टेस्ट, जो मेरा थर्ड रिवीजन था वो स्टार्ट हो गया था जनवरी में मेरा। अच्छा। तो इस टाइम मैंने वो बुक मार्क वाले क्वेश्चन वो करे, और सर जो भी सब्जेक्ट की थ्योरी थी वो आपने कहा था कि एक बार 2 पेजों में लिख लेना पूरा थियोरेटिकल पार्ट। सर वो शॉर्ट नोट्स बनाए एक लास्ट टाइम, और उससे सर फॉर्मूला लिस्ट हो गया ना, 2 फॉर्मूला लिस्ट, यस सर, वो फॉर्मूला लिस्ट बनाए, और सर फिर टेस्ट दिए उसमें, और कुछ नहीं। टेस्ट दिए। तो जनवरी में मतलब कितना फ्रीक्वेंसी से मॉक टेस्ट लगाया जाता था? सर जनवरी में सर वो सर 2 दिन में एक ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज पे। बाकी टाइम क्या करते थे जैसे टेस्ट दिया? सर उसके मतलब डे के सर 2 हाफ बना रखे थे, जैसे कि एक दिन टेस्ट और फिर शाम पे एक सब्जेक्ट और उसका फिर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट,
और फिर अगले 2 दिन 2 सब्जेक्ट सर, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना एक था दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करते थे? सर। उसके शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे वो, और प्लस उसका एक सब्जेक्ट टेस्ट। तो शॉर्ट नोट्स प्लस सब्जेक्ट टेस्ट माने एक सब्जेक्ट हमारा रिवाइज हो जाता है। यस सर। तो ये मॉक टेस्ट आपने किस टाइम तक दिए? सर ये मॉक टेस्ट सर फरवरी में सर, 1 वीक जो पहले था उसमें तब बंद कर दिया था फिर मैंने। फरवरी फर्स्ट वीक में बंद कर दिया, तो ऑलमोस्ट गेट से कितने दिन पहले? सर वही 8-9 दिन पहले बंद कर 8-9 दिन पहले मॉक टेस्ट बंद कर दिए थे। दिया। यस सर। फिर लास्ट के वीक में क्या किया? सर लास्ट के वीक में सर मैंने फिर वही मतलब जो मेरे वो फॉर्मूले रिवाइज किए वो सब, और थोड़े बहुत सर क्वेश्चंस काफ़ी कम ही किए थे लास्ट वीक में मैंने। अच्छा, फॉर्मूले जो रिवीजन था वही वाला पार्ट किया था बस, फॉर्मूले शॉर्ट। रिवाइज वगैरह किए। तो जब जैसे हमारा गेट एग्जाम आने वाला था तो 9th को हमारा आफ्टरनून में एग्जाम पड़ा था। हाँ जी सर। तो 8 तारीख को क्या किया? सर 8 तारीख को सर मैंने वही जैसे 8 तारीख को सर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी मैंने, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूले वाले जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे 2 पेज के जो फॉर्मूला लिस्ट वो पढ़ ली थी, एक बार सुबह एक बार शाम को, बस फिर सर और कुछ नहीं कहता है। और 9 तारीख को कैसा शेड्यूल रहा? जैसे दोपहर में एग्जाम पढ़ रहा था तो सिर्फ मैं तो सुबह सर उठ गया था, मतलब 9 तक उठ गया था, 9 AM तक। तो फिर मैं फिर लाइट ब्रेकफास्ट करके और फिर थोड़ा बहुत एक बार फॉर्मूला शीट दोबारा देखी थी मैंने, फिर सर 11 o'clock तक निकल गया था मैं। 11 o'clock। तो सेंटर कितनी दूर था आपके हाउस से? सर सेंटर तो सर था काफ़ी दूर, हाँ तो नोएडा 11 था बजे मेरा। निकले तो कितने बजे पहुंचे फिर? सर वहाँ मैं पहुँच गया था अराउंड 1 के आसपास। 1 बजे के Yes, आसपास। तो 1 बजे के आसपास पहुंच गए, 2:30 बजे से एग्जाम था। Yes, फिर sir. क्या किया? सर फिर थोड़ी देर मेरे फ्रेंड्स भी थे साथ में, तो उनसे थोड़ा बातें करी, उसके बाद फिर थोड़ा सा लंच कर लिया था बाहर ही, सेंटर के बाहर ही मैं फ्रूट्स लेके गया था, तो वो लाइट लंच कर लिया, बस फिर पेपर के लिए चले गए थे सर। फिर पेपर के लिए चले गए। तो एग्जाम में आप कितनी देर पहले एंटर कर गए थे सेंटर में? सर वही मतलब 15 मिनट्स या हाफ एन आवर पहले पहुँच। आधे घंटे पहले। यस सर। तो जब सेंटर पे हम लोग बैठे होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन सामने होते हैं, तो उस समय थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था? सर उस टाइम थोड़ा तो वो होता है सर कि मतलब कैसा होगा क्या होगा, थॉट्स तो आते हैं, नर्वसनेस होती है, लेकिन फिर बस ये फिर पेपर ही हो गया था स्टार्ट, उसके बाद पेपर स्टार्ट हुआ। यस सर। पेपर स्टार्ट हुआ तो अटेम्प्ट कैसे शुरू किया, कहाँ से? सर इस बार मैं सर लास्ट ईयर मैंने 18 में सर गलती ये कर दी थी कि मैंने 2 मार्क्स वाले पहले ले लिए थे, तो जो पेपर के सबसे टफ क्वेश्चन थे वो सबसे पहले आ गए थे मेरे पास, तो सर उसमें मतलब मोरल डाउन हो गया था और सर टाइम काफ़ी लग गया, इसलिए टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो सर इस बार मैंने सर 1 मार्क से स्टार्ट किया, एप्टी से, फिर 1 मार्क टेक्निकल या 1 मार्क एप्टी? सर एप्टी से किया था मैंने। एप्टी से स्टार्ट किया, फिर 1 मार्क टेक्निकल, फिर 2 मार्क्स टेक्निकल। तो 1 मार्क एप्टी या जो एप्टी वाला सेक्शन था उसको कितना टाइम डेडिकेट किया? सर उसको मैंने सर 15 मिनट्स दे दिए बस। 15 मिनट। तो उसमें कितने बन गए थे पहली बार में? सर उसमें सर एक तो मतलब इंग्लिश वाले काफ़ी ट्रिकी थे इस बार, तो उनको छोड़ के बाकी तो सब बन गए थे, मतलब तो 6-7 क्वेश्चन बन गए थे सर। 6-7 क्वेश्चन बन गए थे। फिर आप गए 1 मार्क टेक्निकल। यस सर। तो वहाँ जाकर के फिर आपने कितना टाइम डेडिकेट किया 1 मार्क टेक्निकल को? सर उसको मैंने दिया था फिर 30 मिनट्स लग गए थे, 25 मिनट्स लग गए थे सर। 25 मिनट्स, 25 क्वेश्चन में। तो Yes. उसमें कितने अटेम्प्ट किए? सर उसमें तो सर हो ही गए थे, मतलब काफ़ी मतलब 20 क्वेश्चन के अराउंड कर लिए थे मैंने उसमें। 20 के अराउंड कर लिए। Yes, फिर sir. 2 मार्क टेक्निकल पे गए। यस सर। फिर वहाँ पे सर उसमें लग गया था टाइम काफ़ी, मतलब 45-50 मिनट्स लग गए थे उसमें। 50 मिनट लग गए थे। तो 50 मिनट ये हो गए, 25 मिनट तो 75, और उधर 15 मिनट 90 मिनट्स। यस सर। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हमारा निकल चुका था जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। यस सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बन गए थे 65 में से? सर उसमें मेरे बन गए थे अराउंड 50 के अराउंड बन गए थे क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन बन चुके थे। यस सर। तो मतलब उस समय पे कुछ ऐसा रियलाइज हुआ कि यार इस बार पेपर इजी लग रहा है हर बार से? यस सर, वो तो पता चल गया था पेपर में कि पेपर इजी है पेपर काफ़ी, इजी है। और सब एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा इस पेपर में। अच्छा, तो वहाँ पे फिर मोटिव चेंज हो गया कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। यस सर। तो एक्यूरेसी पे ध्यान मतलब अलग क्या किया कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना है क्योंकि पेपर इजी है? सर फिर मैंने जैसे सेकंड गो में मैंने जो मैंने स्क्रिबल पैड पे कैलकुलेशंस थी और फॉर्मूला लिस्ट वो चेक की बिल्कुल प्रॉपर्ली कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही कुछ, तो वो सब प्रॉपर्ली चेक तो किया। सारे क्वेश्चन दोबारा चेक किए या फिर कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर? नहीं सर, जैसे सारे क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन थे जो थोड़े बड़े बड़े लेंदी थे जिनमें मुझे डाउट था, जैसे सर एक वो कैपेसिटर वाला, स्फेरिकल कैपेसिटर वाला, उसमें लग रहा था डाउट, तो वो चेक किया दोबारा, और बाकी ऊपर से सर देख ही लेते सभी। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लिया। यस सर। तो जैसे 90 मिनट्स में आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो Yes. 90 मिनट्स का सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? बचे हुए क्वेश्चन को टैकल करना या रिवाइज करना? नहीं सर, इस बार तो सर रिवाइज करना था पूरा, कि रिवाइज जो करें हैं 90 वो। मिनट्स बाद पहले रिवाइज किया। यस सर। तो रिवीजन में कितना टाइम दिया? सर रिवीजन में सर 15 मिनट से 10 मिनट्स में हो गया था रिवीजन मेरा पूरा। 15 मिनट्स में हो गया ऑलमोस्ट, तो 105 मिनट्स हो गए, 75 मिनट्स बचे। यस सर। यस सर। फिर इसके बाद क्या किया? सर इसके बाद जो मेरे मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन थे वो किए अराउंड, सब वो 10 के अराउंड क्वेश्चन थे,
सर वो भी हो गए थे, फिर मैंने 60 अटेम्प्ट जो किए थे। अटेम्प्टेड नहीं थे लेकिन मार्क कर रखे थे तो Yes. उनको अटेम्प्ट किया। हाँ तो सर फिर वो मेरे अटेम्प्ट हो गए, तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे मैंने। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। टाइम कितना बचा था उस टाइम पे? सर टाइम पे उसमें हाफ एन आवर बचा था बस उस आधा टाइम। घंटा बचा था। यस सर। फिर उसके बाद क्या किया जब 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके? सर उसके बाद एक बार दोबारा देखा कि सब कुछ कोई गलती छूटता है, क्योंकि सर पेपर देख के पता चला था कि एक्यूरेसी ही पूरा इंपॉर्टेंट है और गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो फिर वही दोबारा रिवाइज कर लिया बढ़िया से एक बार, जो किए थे मार्क्स फॉर यू वाले वो देखे, और सर नया क्वेश्चन बिल्कुल जो भी जिसमें भी हल्का डाउट था वो अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन टोटल? सर मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 60 क्वेश्चन। और उसमें करेक्ट कितने हुए? सर 57 करेक्ट थे मेरे। 57, तो 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए। यस सर, यस सर। मतलब इतना रिवीजन बनाने के बाद भी ऐसा कहाँ पे पॉइंट छूटा कि जो कि गलती हो गई? सर वही एक क्वेश्चन में तो सर मैं मतलब वो दोबारा देख के भी वो क्वेश्चन मतलब पढ़ा नहीं ढंग से। वो वाइबस वाला क्वेश्चन था, उसमें सर वो उसके लिए मैं सिंगल लाइन लेके सॉल्व कर रहा था, लेकिन वो डबल लाइन थी, तो सर वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, वो आया नहीं सामने, पता नहीं क्यों मिस हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन रीडिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई। आपने सोल्यूशन तो चेक किया लेकिन क्वेश्चन दोबारा रीड नहीं किया। यस सर, वही सॉल्यूशन चेक करा और क्वेश्चन रीड नहीं किया, इसलिए वो छूट गया। रीड नहीं किया। और इसके अलावा और ऐसी कोई मिस्टेक जो कि लगा कि यार ये तो पकड़ी जानी चाहिए थी? बाकी सर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, वो इंडक्शन मोटर वाला, वो गलत हो गया उसमें वो, और बस सर यही था, बाकी तो और कोई गलती थी तो नहीं। मतलब जब एग्जाम से बाहर निकले तो एग्जाम से बाहर निकल के लगा था कि मतलब इस बार बहुत अच्छा एग्जाम गया है या फिर ऐसा कुछ है? सर एग्ज़ाम अच्छा तो गया था, लेकिन सर श्योरिटी नहीं थी कुछ की, क्योंकि सर पेपर इजी इस टाइप का था कि मार्किंग बहुत ज़्यादा हाई होगी, ये पता चल गया था पेपर के बाद ही। तो सर इतना कोई श्योर नहीं था कि होगा क्या होगा, ये पता नहीं तो था। बाकी लोगों से डिस्कस किया तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? सर क्वेश्चन तो सर सभी करके आए थे, कि मतलब जिससे मुझे वो कोई 65 क्वेश्चन करके आया, कोई 62 क्वेश्चन करके आया, तो लग रहा था कि कहीं ज़्यादा गलत ना हो जाए, इसी पे वो है पूरा। मतलब अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी गई तो फिर रैंक चली जाए। यस सर, यस सर। तो फिर जब आपने मार्क्स वगैरह चेक किया, आंसर कीज आ गई, Yes, तो sir. उस समय फिर कैसा लग रहा था कि यार कैसा हुआ है पेपर इस बार? सर प्रेडिक्टर पे देखा तो सर मार्क्स तो सही थे मेरे, तो लग रहा था कि कुछ हो सकता है इस बार ठीक इस से। बार कुछ हो सकता है। Yes, तो उस sir. समय पेरेंट्स वगैरह को बताया कि प्रेडिक्टर देखा है? नहीं सर, उस टाइम तो नहीं बताया था कुछ। उस टाइम कुछ इन्फॉर्म नहीं सर। तो फिर जैसे फरवरी में एग्जाम हो गया तो रिजल्ट से पहले तक क्या किया? सर रिजल्ट से पहले तक सर वही 1-2 एग्जाम्स और थे, जब BRC का इस बार पहले हो गया था रिटर्न, और ISRO का भी था रिटर्न, तो सर उसके लिए प्रिपेयर किया, वो दिया। अच्छा। यस सर। तो अभी उनका रिजल्ट आया क्या? नहीं सर, उनका नहीं आया अभी उनका रिजल्ट नहीं। अवेटेड है। यस सर। तो जैसे गेट में आपका 103 रैंक आया तो इसके आगे आपका एम क्या है अभी? सर अभी एम तो सर PSU का ही है। PSU है, तो कोई पर्टिकुलर PSU जिसको आप प्रेफर करते हो? सर ONGC को प्रेफर करूँगा। ONGC को प्रेफर करोगे, तो ऐसा लेकिन क्यों? सर क्योंकि सर ONGC सर एक तो काफ़ी वास्ट बहुत लार्ज कंपनी है PSU, और सर मतलब उसमें एक तो और सर ऑयल सेक्टर में है, तो काफ़ी उसका फ्यूचर भी काफ़ी सही है, अच्छा। तो इसलिए सर ONGC को प्रेफर लेकिन करूँगा। शायद ONGC की तो अभी खबर आ रहा था कि प्राइवेटाइज करने का सोच रहे हैं। सर वो तो सर आ ही रही है मतलब। अच्छा। तो ONGC को आप प्रेफर कर रहे हाँ हो जी। कि अगर गेट के थ्रू जाते हाँ जी हो? सर। तो अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट हो गया? अभी सर यस सर स्टार्ट कर रखी है प्रिपरेशन। इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जब मतलब रिजल्ट आया तो आपने रैंक वगैरह घर पे बताया, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? सर घर वाले तो काफ़ी खुश थे इस बार कि फाइनली चलो कुछ हो सकता है, रैंक आ गई फाइनली। तो मतलब 1 साल दिया तो वो वेस्ट नहीं हुआ? यस सर, काफ़ी स्ट्रगल के बाद आई है कि 3 बार अटैम्प्ट किया, तो उसके बाद तो 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद आई है। यस सर। तो इस बार जैसे आपने बताया कि पहले भी आपने कोचिंग ज्वाइन किया था और इस बार भी आपने कोचिंग किया, यस सर। तो इस बार मतलब जनरली डिफरेंस कहाँ रहा फिर? सर इस बार सर जो रैंक मिनट बैच में सर मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लगा कि जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हुई हमारी, तो इसलिए सर मुझे न्यूमेरिकल्स का फ़ायदा सर और जगह मिला, जैसे मेरा ESE का सर प्री भी निकल गया है। अच्छा, ESE का प्री भी निकाल? हाँ सर, कि उसमें सर मेरे को मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं था ES में, बस देने बैठ गया था मैं, लेकिन वो भी हो गया सर, क्योंकि ESE का प्री निकल गया तो अभी उसकी मेंस वगैरह की तैयारी कर? यस सर, तैयारी उसकी भी चल रही है। मेंस की और इंटरव्यूज की तैयारी चल यस सर, यस सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा कि तरुण से बात करके हमें मालूम चलता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर हमें अपनी रैंक को एक लेवल से इम्प्रूव करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो भी रैंक इंप्रूवमेंट बैच को लेकर के क्वेश्चंस थे उनका भी आपको आंसर मिला होगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है जो कि आपको नहीं अभी भी पता चला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो तरुण को हम लोग फाइनली थैंक्स बोलते हैं अपना टाइम निकालने के लिए और हम लोगों को बताने के लिए RIB के बारे में। अब अगर आपका बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। थैंक यू। थैंक यू सर।